ओके सो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ व्हाट इज द अरे ऑफ डाटा। डाटा का अरे क्या होता है? इट इज सेकंड काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी एक बहुत ही सिंपल काइंड है। आप डेटा में चेक कर सकते हो कि आपके डेटा में आपका डेटा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ पर हो रहा है। तो ये जब आप लोगों ने चेक करना है तो आप लोग अरे ऑफ डाटा कर सकते हो। अरे ऑफ डाटा का मतलब है डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर देना। इससे आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि डाटा की आपकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यानी किस वैल्यू से मिनिमम वैल्यू उसकी क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है। तो आप लोगों को एक बेसिक डाटा की जो है वो फॉर्म मिल जाती है असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करके। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है जिसमें आप लोग डाटा को अरे करते हो। नेक्स्ट। ओके सो आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके क्लास, ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपके पास मेन चीज है। यानी अपने डाटा को रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड कर देना। बेसिकली क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? एक टेबल में कन्वर्ट कर देना। आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन किस तरीके से टेबल में कन्वर्ट करना है? फ्रीक्वेंसी वाइज। यानी अब यहाँ पर आप लोग बेसिकली क्लासिफाई ही करोगे अपने डाटा को, लेकिन फ्रीक्वेंसी वाइज करोगे। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब अपने डाटा को डिवाइड कर दोगे, और फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी वाइज। यानी जब आप अपने डाटा को फ्रीक्वेंसी वाइज डिवाइड कर दोगे ग्रुप्स में, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जब आप अपने डेटा को क्लासेस में डिवाइड करते हो अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसीज, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या है? Frequency distribution is a classification of data showing the number of occurrences of each interval or category of a variable. Frequency distribution बेसिकली क्या है? आपके पास क्लासिफिकेशन होती है डाटा की जिसमें आप लोग शो करते हो नंबर ऑफ अकरेंसेस। यानी आपके नंबर ऑफ अकरेंसेस का मतलब क्या है कि एक क्लास में कितने टाइम्स डाटा जो है वो अवेलेबल है, आपके डाटा के अंदर कितने नंबर ऑफ वैल्यूज अवेलेबल हैं, तो उसको हम नंबर ऑफ अकरेंसेस कह सकते हैं। सो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक ग्रुप या एक क्लास में कितनी वैल्यूज या कितने नंबर्स आपकी डाटा में मौजूद हैं, उसको उस ग्रुप के सामने लिखना या मेंशन करना बेसिकली क्या है? फ्रीक्वेंसी। और इस प्रोसीजर को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ओके सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गई? जिसमें आप लोग डाटा को बेसिकली क्लासिफाई कर रहे हो, ये डाटा को क्लासेस में डिवाइड कर रहे हो, और उन क्लासेस के सामने उनके नंबर्स को, जितने नंबर ऑफ टाइम आपके डाटा मौजूद होगा, सॉरी जितना नंबर्स आपके डाटा में मौजूद होंगे उस क्लास के सामने उसको उन नंबर्स को शो करना बेसिकली क्या होता है? उन क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज। सो आपको बताते चलो, इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स द क्लास इंटरवल्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यानी आपके पास जब क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है तब आप लोग क्या है एक ऑर्डर में अपने डाटा की क्लासेस बनाते हो। लाइक अगर आप एम्प्लॉयज का डाटा ले रहे हो तो स्मॉलेस्ट वैल्यू से लार्जेस्ट वैल्यू की तरफ जाते हो। तो ये बेसिकली क्या है? आपके पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल जब आपके पास होगा, ये क्वांटिटेटिव डाटा अवेलेबल होगा, तो उसकी क्लासेस बनाते हुए आपने ध्यान रखना है कि क्लास इंटरवल्स में सबसे छोटी क्लास जो होगी मिनिमम नंबर से स्टार्ट होनी चाहिए और मैक्सिमम नंबर तक जानी चाहिए। थर्ड पॉइंट और मेन पॉइंट क्या है? अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड्स अ बेसिक ऑर्डरिंग ऑफ डाटा। यानी ये डाटा का ऑर्डर बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है। इज यूजुअली द फर्स्ट स्टेप इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैट्स के तमाम एनालिसिस से पहले पहला काम क्या होता है? डाटा को फ्रीक्वेंसी में डिवाइड करना, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बनाना। ओके जी। अब आते हैं इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस। यानी आपका आप अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हो, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं वो नोट कर ले क्लास। फिर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन भी जो है प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो सबसे पहला काम क्या होता है? फाइंड द रेंज ऑफ डाटा।
यानी आप सबसे पहले अपने डाटा की रेंज निकालोगे। स्टेप 1 होगा कि कभी भी आप जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करने जाओगे तो पहला स्टेप होगा कि आप अपने डाटा की रेंज निकालनी है। और रेंज कैसे निकाल सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास रेंज ऑफ डाटा सेट आ जाएगी। देन सेकंड पॉइंट आपके पास डिसाइड द नंबर ऑफ क्लासेस। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि आप लोग अपने नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड करनी होती है कि आपने अपने डाटा को कितने नंबर ऑफ क्लासेस या कितने अपने डाटा के ग्रुप बनाने हैं। विच द डाटा इज टू बी ग्रुप, यानी आपके डाटा को कितने ग्रुप्स पे डिवाइड किया जाए। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर द नंबर ऑफ क्लासेस, यानी नंबर ऑफ क्लासेस को डिसाइड करने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस वी हैव 5 to 20 क्लासेस। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं 5 से लेके 20 तक कोई भी क्लास चूज कर लेते हैं, कोई भी नंबर चूज कर लेते हैं, तो वो हमारे पास डिसाइड द नंबर ऑफ क्लासेस होती है, यानी स्टेप 2 हमारा हो जाता है। बट इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला मेथड यूज करोगे। यानी नंबर 3 पॉइंट जो लिखा है एच ए स्टर्जिस हैज गिवन अ फॉर्मूला। एच ए स्टर्जिस ने एक फॉर्मूला जो है वो डिटरमिन किया। उसमें क्या था कि आप लोग अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ क्लासेस भी डिसाइड कर सकते हो। उसके लिए क्या होता है k इज इक्वल टू 1+3.33 लॉग n। अब n आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ डाटा, यानी आपके ऑब्जर्वेशन जितनी होंगी उनको काउंट करके n की जगह पर लिखोगे, इस फॉर्मूले में पुट करोगे, तो आप लोग क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ क्लासेस अपने डिसाइड कर सकते हो। देन आप लोगों को मैंने एक एग्जांपल दी है नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड करने के लिए, आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। फॉर एग्जांपल एक तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आपका डाटा जो है वो 50 वैल्यूज का था। द नंबर ऑफ क्लासेस वुड बी k इज इक्वल टू 1+3.3 log n। अब आप क्या कर सकते हो कि आपकी नंबर ऑफ क्लासेस में आप इस फॉर्मूले के अंदर जो है इस फॉर्मूले को यूज करें और n की जगह पर 50 रखें, यानी आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 थी तो 50 को रखा तो आपके पास k इज इक्वल टू 6.643 आ गया। सो आप लोगों ने क्या करना है, राउंड ऑफ करने के बाद नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड करनी है, क्योंकि नंबर ऑफ क्लासेस कभी पॉइंट में नहीं हो सकती, 1.5 क्लास आप नहीं रख सकते हो। तो क्या हो सकता है, दैट इज आपने क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करने के बाद 7 क्लासेस अप्रोक्सीमेटली लिखना है। सो दिस इज द मेथड टू obtain the k number of classes। फाइनल स्टेप, जब आप लोग नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड कर चुकोगे, फिर आप लोगों ने क्या करना है, डिटरमिन दी अप्रोक्सीमेट क्लास इंटरवल साइज, यानी हर क्लास या हर ग्रुप का इंटरवल साइज कितना होना चाहिए, यानी आपका हर ग्रुप किस नंबर से शुरू होकर किस नंबर तक खत्म होना चाहिए। तो ये आप लोगों ने देन ऑब्टेन करना है, इसको कहते हैं क्लास इंटरवल या क्लास साइज। और क्लास इंटरवल को हमेशा एज से डिनोट किया जाता है। तो आप लोग क्या करोगे, ये आप लोगों ने डिसाइड करना है एज। और एज आप लोग कैसे डिसाइड कर सकते हो, जब आप लोग अपनी जो है रेंज को डिसाइड जो डिसाइड जो आपकी क्लासेस होती है यानी के ऊपर डिवाइड कर देते हो, तो इंटरवल क्लास इंटरवल साइज आपके पास आ जाता है। इसके लिए आपके पास एक कॉमन एग्जांपल मैंने लिखी हुई है नीचे नंबर 4 पॉइंट पे, डिसाइड द स्टार्टिंग पॉइंट द क्लास limit or class boundary should cover the smallest value in the raw data, it is multiple of class intervals। अब क्या करना है कि आप लोगों ने स्मॉलेस्ट वैल्यू से शुरू करके लार्जेस्ट वैल्यू तक अपनी जो आपका डाटा है उसके ग्रुप्स बना लेने हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, ये डाटा मौजूद है 0, 5, 10, 15, 20 एंड 25 एक्सेट्रा कॉमनली यूज, यानी इस तरह का आपके पास जो है वो अक्सर इंटरवल यूज किए जाते हैं या क्लास इंटरवल का साइज यूज किया जाता है। 0 तो बेसिक नहीं हो सकता है, तो 5, 10, 15, 20, 25 तो कॉमनली यूज जो है क्लास इंटरवल जो है वो 5 हो सकते हैं या 10 हो सकते हैं। ओके जी, डिटरमाइनिंग द रिमेनिंग क्लास लिमिट्स। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने डिटरमिन करनी है अपनी क्लास लिमिट्स व्हेन द लोएस्ट क्लास बाउंड्री ऑफ द लोएस्ट क्लास हैज बीन डिसाइडेड। अब आप लोगों ने अपना लोएस्ट नंबर डिसाइड कर लिया कि आपकी लोएस्ट क्लास कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, 5 से स्टार्ट होनी चाहिए, वो आप लोगों के मिनिमम नंबर ऑफ द डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोगों ने डिसाइड कर लिया, देन बाय एडिंग द क्लास इंटरवल साइज टू द लोअर क्लास, अब आप लोगों ने क्या करना है, क्लास इंटरवल को लोअर वैल्यू में ऐड करते जाना है और अपर क्लास लिमिट्स को ऑब्टेन करते जाना है, देन सो ऑन। तो ये प्रोसेस क्या होगा आपके पास, डिटरमिनिंग द रिमेनिंग क्लास लिमिट्स एंड
This way, distribute the data into respective classes. All the observations are marked in the respective classes by using tally bars method, which is suitable for tabulating the observations into respective classes. The total number of frequency column must be equal to the number of observations. तो इसके बारे में मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ आपकी एग्जाम्पल में। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आपकी स्क्रीन पर आपकी बुक जो आप लोगों ने यूज करनी है। ओके जी क्लास, अब आप लोगों को स्क्रीन पे आपकी बुक शो हो रही है, आपकी रेफरेंस बुक की सॉफ्ट कॉपी जिसको आप लोगों ने फॉलो करना है। तो मैं आपको बताती चलूँ इसका राइटर कौन है। आज रेफरेंस बुक का थोड़ा सा आप लोगों को मैं आइडिया दे दूँ। ओके जी, ये बुक है आप लोगों की इंटरनेशनल राइटर की बुक है जी ये, एंड हिज नेम इज डेविड। सो ये पैट्रिक और डेविड हैं जिन्होंने जो है इस बुक को राइट किया है। ये बेसिकली बिजनेस के स्टूडेंट्स के लिए है एंड इज रियली सूटेबल फॉर यू कंप्यूटर स्टूडेंट आल्सो। आप इसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के बारे में पढ़ोगे एंड बाय यूजिंग द एक्सेल एंड एसपीएसएस। सो इसलिए मुझे ये आप लोगों के लिए बुक सूटेबल लगी। हम हर टेक्निक को एक्सेल पे भी ट्राई करेंगे और दी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। आज का मैं आपको टॉपिक बताती चलूँ। ये देखिए आपका ये चैप्टर नंबर 1 है। मैं इसको थोड़ा सा आपको बताती चलूँ। हम लोगों ने पढ़ा स्टैट्स क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टैट क्या है और इन्फरेंशियल स्टैट क्या है। देन आप लोगों ने जो है इसके बारे में पढ़ा कि डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है। ये देखें प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिंग डेटा, ये मेथड्स आपने पढ़े। और देन सैम्पलिंग टेक्निक्स आपने पढ़ी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ये कवर हो गया। डाटा मेजरमेंट लेवल पढ़े आप लोगों ने, इंटरवल, ऑर्डिनल, नॉमिनल। तो हर तरह का मटेरियल आप लोगों के पास मौजूद है। ये इसकी समरी है। ओके जी, अब आप लोग आते हैं कि हम लोग डाटा को डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे कुछ शो हो रहा है लाइक, मैं इसको जूम कर देती हूँ ताकि क्लियर वे में शो हो जाए आपको। As we discussed in Chapter 1, in today's business climate, companies collect massive amounts of data they hope will be useful for making decisions. Every time a customer makes a purchase at a store like Walmart or Sears, data from that transaction is updated to the store's database. For example, one item of data that is captured is the number of different product categories included in each market. Basket of items purchased. Table 2.1 show these data for all customer transactions for a single day at one store in Atlanta. A total of 450 customers made purchases on the day in question, and the first value in table 2.1 4 indicates that customer purchased the included 4 different product categories. यानी एक स्टोर था अटलांटा का, उन्होंने कस्टमर की परचेजिंग कैटेगरीज को चेक किया कि हर कस्टमर कितनी कैटेगरीज एक टाइम में परचेज करता है। तो उसके बारे में ये डाटा कलेक्ट किया गया। और आप देख रहे हो आगे लिखा हुआ है कि कस्टमर्स परचेज इंक्लूडिंग 4 डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज।
यहाँ पर आपकी फॉर डिफरेंट परचेज जो है कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? फूड, स्पोर्टिंग गुड्स, फोटोग्राफी, सप्लाईज एंड ड्राई गुड्स। फूड है, स्पोर्टिंग गुड्स है, फोटोग्राफी है, सप्लाईज है और आप लोगों के पास ड्राई गुड्स है, यानी कुछ भी ड्राई गुड्स का मतलब है कि आप लोगों के नट्स हो सकते हैं, बादाम वगैरह। सो इसके अलावा आप लोग देख रहे हो कि स्पोर्ट्स है, फूड है और फोटोग्राफी सप्लाईज है। इन चीज़ों के ये कैटेगरीज हैं, आपके स्टोर में ये चीज़ें मौजूद हैं और कस्टमर इन कैटेगरीज को परचेज करते हैं तो उसके बारे में डाटा कलेक्ट किया गया, यानी 4, 1, 10, 5, 6 इस तरह से कुछ डाटा है। अब ये इतने नंबर्स कलेक्ट हो गए हैं, दे हैव दीज रॉ डाटा कन्वे नो इंफॉर्मेशन, यानी ये डाटा कोई इंफॉर्मेशन नहीं कन्वे कर रहा, अभी सिर्फ ये डाटा कलेक्ट है, कुछ नंबर्स हमारे पास आए हैं। तो इसको एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, देखिए। Although the data in table 2.1 are easy to capture with the technology of today's cash registers, in this form the data provide little or no information that managers could use to determine the buying habits of their customers. यानी अभी ये जो रॉ डाटा है कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रहा, कुछ मैनेजर्स को पता नहीं चल रहा कि कस्टमर्स की बाइंग हैबिट्स क्या है, वो किन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा खरीद रहे हैं और किस टाइम पर किन प्रोडक्ट्स को प्रेफर कर रहे हैं, या सीजन क्या चल रहा है। सो इन तमाम चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन उसको नहीं मिली। However, these data can be converted into useful information. तो इस डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है थ्रू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के तौर पे, जिसमें से सबसे पहला आता है आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास डिस्क्रीट डाटा क्या होता है। ये आपके पास डाटा जो आपको पीछे नजर आया वो आपके पास डिस्क्रीट कैटेगरी के हैं, यानी आप देख रहे हो गैस में नंबर है 1, 2, 3, 4, कोई पॉइंट में नंबर नहीं है। जब इस तरह से नंबर होंगे तो आपके पास डिस्क्रीट डाटा है। काउंटिंग होंगी, जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट को हमने काउंट किया है, यानी प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3। सो ये आपके पास काउंटिंग्स हैं। तो जब काउंटिंग्स आप लोगों के पास होंगी तो वो आपके पास क्या होगा, डिस्क्रीट डाटा होगा। ओके जी, अब क्या किया उन्होंने, ये देखिए, सबसे पहले डेटा की मिनिमम वैल्यू देखी क्या है और मैक्सिमम वैल्यू देखी क्या है। तो डिस्क्रीट डाटा में आप लोगों ने इस तरह से इनके ग्रुप्स बना दिए, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, सो ऑन 11 तक, मिनिमम नंबर से लेके मैक्सिमम नंबर तक जो है उसके कैटेगरीज लिखती और उसके आगे उनके नंबर्स लिखते, यानी 1 नंबर में कितने जो है वो कस्टमर्स लाइक कर रहे हैं, 2 नंबर में कितनी कस्टमर्स लाइक कर रहे हैं, 4 नंबर में, 3 नंबर में कितने कस्टमर्स लाइक कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज मैंने आप लोगों को बता दिया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। जब आप लोग अपने डाटा की क्लासेस बना लेते हो, ग्रुप्स बना लेते हो और उन ग्रुप्स के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी को मेंशन करते हो तो इट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों की कंस्ट्रक्शन के साथ, एग्जाम्पल के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर।